बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुफ्तार एकेडमी की तरफ से इल्म अरूज के लेक्चर के साथ मैं हूँ शिराज सागर। आज सबक नंबर 3 में अरकान अशरा पर बात की जाएगी। नाजरीन, इससे पहले इल्म अरूज पर 2 लेक्चर्स दिए जा चुके हैं। पहले लेक्चर में इल्म अरूज का तारुफ करवाया गया, जबकि दूसरे लेक्चर में उसूल सहगाना पर बात की गई। नाज़रीन, अगर आपने वो दोनों लेक्चर्स नहीं देखे तो आपकी सहूलत के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों के लिंक्स दे रहा हूँ, ताकि आपको तलाश करने में दुश्वारी ना हो। मेरा मशवरा है कि अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो उनको ज़रूर देखें, ताकि आज के लेक्चर में इस्तेमाल होने वाली कुछ इस्तिलाहात को समझने में आसानी रहे। एक दरख्वास्त भी करूंगा कि अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल आइकॉन को भी प्रेस करें, ताकि मेरी हर नई वीडियो आप तक पहुंचती रहे, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। तो आइए अब बिला ताखीर लेक्चर का आगाज़ करते हैं। नाज़रीन, जैसे कि आपको आपके इल्म में है कि हर शेर 2 मिसरों पर मुश्तमिल होता है और उनके दरमियान कुछ अरकान होते हैं, यानी बहर के अरकान होते हैं। अब उन अरकान के भी कुछ नाम होते हैं, यानी पहले रुकन को कुछ और कहते हैं, आखिरी रुकन का नाम कुछ और है, और उनके दरमियान जो कुछ अरकान आते हैं उनको किसी और नाम से पुकारा जाता है। तो बात करते हैं जी, सबसे पहले रुकन का क्या नाम है। सबसे पहले रुकन को सदर कहते हैं, यानी पहले मिसरे के पहले रुकन यानी जुज़्वे अव्वल को सदर कहते हैं। याद रहे कि ये सिर्फ पहले मिसरे के पहले रुकन को कहते हैं। पहले मिसरे के आखिरी रुकन यानी जुज़्वे आखिर को अरूज कहते हैं। वैसे तो इस इल्म का नाम भी अरूज है, लेकिन पहले मिसरे के आखिरी रुकन को भी अरूज कहते हैं। अब बात करते हैं जी, पहले और आखिरी रुकन के दरमियान जो अरकान होते हैं उनको क्या कहते हैं। तो पहले मिसरे में सदर अरूज के दरमियान में जो एक या 2 या ज़्यादा रुकन यानी दरमियानी अरकान होते हैं, उनका नाम हश्व है। आसान लफ्ज़ों में, पहले और आखिरी जो रुकन है उनके दरमियान एक रुकन हो, 2 हो या ज़्यादा हो, उन तमाम अरकान को अरूजी इस्तिलाह में हश्व कहते हैं। अब बात करते हैं दूसरे मिसरे की। तो दूसरे मिसरे के पहले रुकन यानी जुज़्वे अव्वल को इब्तदा कहते हैं। ये याद रखिएगा कि पहले मिसरे के पहले रुकन को सदर कहते हैं, जबकि दूसरे मिसरे के पहले रुकन को इब्तदा कहते हैं। इसी तरह दूसरे मिसरा के आखिरी रुकन यानी जुज़्वे आखिर को ज़र्ब कहते हैं, और इनके दरमियान में जो अरकान आते हैं उनको हश्व कहते हैं। दूसरे मिसरा के दरमियानी अरकान को भी हश्व कहते हैं, यानी मिसरा अव्वल के दरमियानी अरकान और मिसरा सानी के दरमियानी अरकान, दोनों मिसरों के दरमियानी अरकान को हश्व कहते हैं। ये कुछ बुनियादी इस्तिलाहात हैं और एक अरूज के तालिब इल्म के लिए इनको अज़बर कर लेना बहुत ज़रूरी है। खलील इब्न अहमद ने पहल जो 15 बहरें ईजाद की, उनके औज़ान कायम करने के लिए 10 अरकान मुकर्रर किए, जिनको अरकान आशरा या उसूल अफ़ाइल कहते हैं। तो आइए अगली स्लाइड पर इनके हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अरकान किन को कहा जाता है। अरकान है जमा रुकन की, जिसके लुग़वी माना है किसी शय का जुज़्वे आज़म,
या सतून। अहले अरूज की इस्तिलाह में अरकान अशरा उन चंद मुख्तलिफ अल्फाज के मजमूए को कहते हैं जो अशार का वज़न मालूम करने के लिए मुकर्रर हैं, यानी इनके ज़रिए से हम किसी भी शेर का वज़न मालूम करते हैं। ये सब 8 हैं, यानी कुल 8 हैं, जिनमें 2 अरकान खम्मासी यानी 5 हरफी और 6 अरकान सवाई यानी 7 हरफी हैं। आप सोच रहे होंगे कि अशरा तो अरबी में 10 को कहते हैं, यानी ये 10 अरकान होने चाहिए, जबकि मैं 8 क्यों कह रहा हूँ। इसकी वजाहत मैं अगली सत्रों में कर दूंगा। तो 2 अरकान हमासी यानी 5 हरफी और 6 अरकान सवाई यानी 7 हरफी हैं। अरकान हमासी कौन से हैं जी? ये 2 हैं जी, फ़ाउलुन और फ़ाइलुन। आपकी आसानी के लिए मैंने आराब भी लगा दिए हैं ताकि आपको इन अरकान का तलफ़ुज़ जो है वो भी आप पर वाज़ेह हो जाए। तो ये 2 है जी, फ़ाउलुन और फ़ाइलुन। जबकि अरकान सबाई जो हैं वो 6 हैं। पहला है मुफ़ाइलुन, दूसरा फ़ाइलातुन, तीसरा मुस्तफ़इलुन, चौथा मुतफ़ाइलुन, पांचवा मुफ़ाइलतुन और छठा मफ़ऊलात। तो ये कुल 8 अरकान हो गए जी, जो बुनियादी अरकान हैं। लेकिन अरूज़ी 2 अरकान को यानी फ़ाइलातुन और मुस्तफ़इलुन को बजाय 2 के 4 करार देते हैं और इनकी 2 किस्में बताते हैं। एक है जी मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जी पास या जुड़े हुए, और मुनफसिल दूसरा है जी मुनफसिल। मुनफसिल का मतलब होता है जुदा जुदा या अलग। तो 2 तरह के 2 अरकान ऐसे हैं जिनकी 2 अक़साम हैं, लिहाजा इस तरह ये कुल 10 बन जाते हैं। अरकान मुत्तसिल 2 हैं, वो कौन से हैं जी? वो हैं जी फ़ाइलातुन और मुस्तफ़िलुन। ये ऊपर जब मैंने 8 अरकान लिखे थे उनमें से जो अरकान सवाई हैं उनमें आप देख सकते हैं कि ये दोनों अरकान उनमें मौजूद हैं और इन दोनों को मुत्तसिल कहें। जबकि अरकान मुनफसिल भी 2 हैं। वो कौन कौन से हैं जी? वो हैं जी फ़ाइलातुन। अब देखिए कि इन बोलने में या अदा करने में ये बिल्कुल एक जैसे हैं, लेकिन इनकी कुछ अल्फाज की अक़साम के लिहाज से इनको अलग अलग किया गया है, इनको टुकड़ों में बांट दिया गया है। इसकी कुछ वजूहात हैं। अगर आपने दूसरा लेक्चर सुना हो तो आपको अंदाज़ा होगा कि उसमें कुछ अल्फाज की अक़साम बयान की गई थी। अगली स्लाइड में ये बात भी मैं ज़्यादा वाज़ेह तौर पर बयान कर दूंगा। इस एतबार से अरकान बजाय 8 के 10 हो गए। इन्हीं अरकान को उसूल अज्ज़ा, मीज़ान, तफ़ाइल, मफ़ाइल, अफ़आल और औज़ान अरूज़ भी कहा जाता है। तो इन अरकान अशरा के मुख्तलिफ नाम हैं, मुख्तलिफ नामों से इनको याद किया जाता है, जो कि ये नीचे मैंने 5-6 नाम लिख दिए हैं। तो आइए अब आगे चलते हैं और इनको मज़ीद इनकी वजाहत करते हैं। पहला रुकन है जी फ़ाउलुन। इसमें एक वतद मजमू के बाद एक सबब खफीफ है। तो मैंने दूसरे लेक्चर में ये चीज़ आपको बताई थी कि वतद क्या होता है और उसकी आगे कितनी अक़साम है, और हफीफ क्या होता है और उसकी क्या आगे अक़साम है। तो वतद जो है वो दो ये देख सकते हैं कि फ़ऊ जो है, फ़ऊ ये वतद मजमू है, यानी 2 मुतहर्रिक और एक साकिन, और सबब हफीफ एक मुतहर्रिक एक साकिन। तो आप देख सकते हैं कि
اس کو اس طریقے سے جدا جدا کیا گیا ہے. فعولن ایک وتد مجموع، دوسرا ایک سبب خفیف، یعنی سبب خفیف میں ایک متحرک اور ایک ساکن ہوتا ہے. تو بالکل آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لام جو ہے متحرک ہے اور نون جو ہے وہ ساکن ہے. تو پہلا رکن جو ہے وہ فعولن ہے. دوسرا رکن ہے جی فاعلن. اس میں پہلے سبب خفیف اور پھر ایک وتد مجموع واقع ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں فا جو ہے وہ سبب خفیف ہوگا، یعنی ایک متحرک ایک ساکن، اور علن جو ہے یہ ایک وتد مجموع کے برابر ہے، یعنی دو متحرک ایک ساکن. تیسرا ہے جی مفاعیلن. یہاں پہلے ایک وتد مجموع پھر دو سبب خفیف ہیں. آپ اس کو اپنے طور پر بھی اس کو الگ الگ کر کے دیکھ سکتے ہیں. یہاں جو ہے مفا جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وتد مجموع کے برابر ہے، اور ایلن دو سبب خفیف ساتھ آ رہے ہیں، یعنی ایک متحرک ایک ساکن پھر ایک متحرک ایک ساکن. چوتھا ہے جی مفعولات. اس میں دو سبب خفیف کے بعد ایک وتد مفروق ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں مف یعنی سبب خفیف، او پھر سبب خفیف، لات یعنی ایک متحرک اور دو ساکن، وہ ایک وتد مفروق کے برابر ہے. پانچواں ہے جی متفاعلن. پہلے ایک سبب ثقیل پھر ایک سبب خفیف اور اس کے بعد ایک وتد مجموع. آپ دیکھ لیں متا یعنی ایک دونوں متحرک اگر ہوں تو اس کو سبب ثقیل کہتے ہیں. پہلے دو جو حروف ہیں، اس کے بعد ایک وتد مجموع یعنی تین جو حروف ہیں، ایک وتد مجموع. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو فا جو ہے ایک وتد مجموع کے برابر ہے، اور علن جو ہے اس کے بعد اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ ایک فاصلہ صغرا اور ایک وتد مجموع. تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ شاعر نے کہا ہے کہ پہلے ایک سبب ثقیل پھر ایک سبب خفیف، یعنی فا جو ہے یہ سبب خفیف کے برابر ہے، ایک متحرک ایک ساکن. اور تیسرا وتد مجموع علن یعنی دو متحرک اور ایک ساکن ایک وتد مجموع کے ایک برابر ہے. تو اس کو ایک اور طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں فاصلہ صغرا، یعنی ایک فاصلہ صغرا اور ایک وتد مجموع. تو اگر ہم پہلے چار حروف کو یعنی تین متحرک اور ایک ساکن اگر اس طرح اس کو دیکھیں تو ایک فاصلہ صغرا آیا ہے اور پھر علن وتد مجموع کے برابر ہے. نمبر 6 ہے جی مفاعلتن. پہلے ایک وتد مجموع ہے اور پھر ایک سبب ثقیل، بعد میں ایک سبب خفیف ہے، یا وتد مجموع کے بعد ایک فاصلہ صغرا ہے. اس کو بھی دو طرح سے ہم اس کے کچھ حروف کو الگ الگ کر سکتے ہیں. تیسرا اب آتے ہیں جی متصل اور منفصل جو ارکان ہیں ان کی جانب. تو مستفعلن متصل، یہاں دو سبب خفیف کے بعد ایک وتد مجموع ہے. آپ دیکھتے ہیں مس سبب خفیف، تف پھر سبب خفیف، اور علن وتد مجموع کے برابر ہے. اب اسی رکن کو ہم منفصل کے طور پہ دیکھتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے ایک سبب خفیف ہے، پھر ایک وتد مفروق ہے، اس کے بعد ایک سبب خفیف واقع ہے. تو اس کو اب ہم نے مختلف الگ صورت میں اس کے ٹکڑے کر دیے. متصل میں دو سبب خفیف ہے اور پھر وتد مجموع ہے، جبکہ منفصل میں پہلے ایک سبب خفیف یعنی مس، پھر ایک وتد مفروق یعنی تفع، اور اس کے بعد آخر میں پھر سبب خفیف یعنی لن. اسی طرح جو فاعلاتن ہے وہ متصل ہوگا تو دو سبب خفیف کے درمیان ایک وتد مجموع واقع ہے، اور اگر اسی کو فاعلاتن کو منفصل دیکھیں تو پہلے یہاں ایک وتد مفروق ہے پھر دو سبب خفیف واقع ہیں. تو اس طریقے سے جی لفظوں کی کچھ اقسام ہوتی ہیں، اور یہ جو ارکان آخری دو ارکان ہیں جن کو کہ
हकीकत में 4 अरकान तस्वुर किया जाता है। बाज़ सूरतों में एक मुत्तसिल के तौर पे इस्तेमाल होती हैं और बाज़ जो बहरे हैं उनमें ये मुनफसिल के तौर पे इनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इस तरीके से ये कुल 10 अरकान हैं, बुनियादी अरकान, जिनको बाद में ज़हाफ़ की मदद से इनमें कमी बेशी कर ली जाती है। ज़हाफ़ के बारे में इंशाअल्लाह ताला अगले लेक्चर में बात की जाएगी। ये कुछ कायदे हैं। ज़हफ़ की जमा ज़हाफ़, यानी ज़्यादा हो तो ज़हाफ़। तो उन कायदों के ज़रिए किसी बुनियादी रुकन को तोड़ा जा सकता है। उनके हरूफ और उनकी जो हरकत हैं उनमें तगय्युर और तरमीम की जा सकती है। उनमें कुछ कमी बेशी करके नए अरकान बनाए जा सकते हैं, जो कि इन बुनियादी अरकान की शाखें तस्वुर की जाती हैं। तो उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। अब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।